हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बताएंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस बात को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 5 तरह से हो सकता है। इसका जो पहला टाइप होता है उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। दूसरे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तीसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग होता है। चौथे टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। और पांचवें टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि हमें जनरली प्लांट में देखने को मिलता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फिजन की कि बाइनरी फिजन क्या होता है। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, बाइनरी माने होता है टू, फिजन माने होता है टूटना, डिवाइड होना। तो ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट इंडिविजुअल ही 2 डॉटर इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाए, उस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। ये बाइनरी फिजन जनरली हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, लाइक बैक्टीरिया के अंदर, अमीबा में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बाइनरी फिजन उन ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होती है, लाइक मोनेराज एंड प्रोटिस्ट। बाइनरी फिजन जनरली जिन ऑर्गेनिज्म में होता है वो इमोर्टल होते हैं। मींस उनके अंदर कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती, वो कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ डॉटर इंडिविजुअल सर्वाइव करते रहते हैं। लाइक इन अमीबा से अगर हम देखें कि जैसे अमीबा जब भी मैच्योर होता है तो ये मरता नहीं है, ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देता है और इन द फॉर्म ऑफ डॉटर इंडिविजुअल ये हमेशा सर्वाइव करता रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन हमने बाइनरी फिजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके में पहली कैटेगरी जो है उसको हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं जो कि अमीबा में देखने को मिलता है। दूसरे को हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं जो कि यूग्लिना में देखने को मिलता है। तीसरा जो बाइनरी फिजन होता है उसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं जो कि पैरामीशियम और प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन की बात करेंगे। ऐसा बाइनरी फिजन जिसमें जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर जाता है और 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देता है, उस तरह के बाइनरी फिजन को हम इर्रेगुलर बाइनरी फिजन बोलते हैं। यह हमें अमीबा में देखने को मिलता है क्योंकि जो अमीबा की बॉडी होती है, बॉडी शेप होती है, वो इर्रेगुलर होती है। इसलिए अमीबा जो है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड कर जाता है। मीन्स अमीबा का जो साइटोसोल होता है वो किसी भी प्लेन से डिवाइड करके 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा देता है। दूसरा जो बाइनरी फिजन होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो लॉन्गिट्यूडनली, मीन्स इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाता है। तीसरे टाइप के बाइनरी फिजन में क्या होता है, जिसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट इंडिविजुअल होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, इस तरह से डिवाइड करता है और ट्रांसवर्सली डिवाइड करके 2 डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाता है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल फिजन की कि मल्टीपल फिजन क्या होता है। ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट इंडिविजुअल जो है वो बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल में टूट जाए, उस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, मल्टी माने होता है बहुत सारा और फिजन माने होता है डिवाइड होना। मीन्स पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड होकर बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवा दे, उस डिवीजन को हम, उस तरह के फिजन को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन को यहाँ हमने विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट डायग्राम आपको समझाया है। एक में हमने प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल लिया है, प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है, और दूसरे एग्जाम्पल में हमने अमीबा को लिया है कि अमीबा में किस तरह से मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरियल पैरासाइट होता है, जब ये प्लाज्मोडियम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में फ्लो करते हुए उसके लिवर की सेल तक पहुंचता है, तो लिवर में जाने के बाद ये अपने साइज को बड़ा कर लेता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है और जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है उसको हम सिजोंट बोलते हैं। और इस सिजोंट के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। मीन्स पहले इसका न्यूक्लियाई डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है, फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड साइटोसोल इकट्ठा होता है और एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है।
इस तरह से मलेरियल पैरासाइट जिसे हम प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, उस प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। अमीबा में जनरली हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, रेयरली इसके अंदर हमें मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। लेकिन जब कभी इसमें मल्टीपल फिजन होता है तो मल्टीपल फिजन के दौरान क्या होता है, इस अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है, डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवाता है। और फिर हर डॉटर न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोसोल इकट्ठा हो जाता है और एक सेल की फॉर्मेशन होती है, और जो सेल बनती है वो भी एक रेजिस्टेंट कोट से कवर्ड रहती है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, मीन्स एक सिस्ट में कवर्ड रहती है। और जब ये पेरेंट सेल बर्स्ट होती है तो इसमें से बहुत सारी डॉटर सेल जो है वो बाहर को रिलीज होती हैं, और जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब तक ये डॉटर सेल्स जो हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ स्पोर्स ऐसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर स्पोर से एक अमीबा की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर मल्टीपल फिजन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे बडिंग की, कि बडिंग किस तरह से होती है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनती है, और बाद में वो प्रोजेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो प्रोजेक्शन जो है वो बड का रूप लेकर पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक नए इंडिविजुअल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं। यहाँ विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट डायग्राम हमने आपको बडिंग के बारे में समझाया है। एक में हमने ईस्ट का एग्जाम्पल लिया है और दूसरे डायग्राम में हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम ईस्ट के बारे में बात करेंगे कि ईस्ट में क्या होता है। ईस्ट की बॉडी के ऊपर एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनती है, और वो प्रोजेक्शन जो है वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है और एक बर्ड का रूप ले लेती है। बाद में ये बर्ड जो है वो पेरेंट ईस्ट से डिटैच होकर एक नए ईस्ट की फॉर्मेशन करवाती है। जबकि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में भी ठीक इसी तरह से होता है। हाइड्रा में भी क्या होता है कि स्मॉल प्रोजेक्शन बनती है, और ये प्रोजेक्शन बड़ी होकर एक बर्ड का रूप लेती है, और बर्ड का रूप लेने के बाद ये फर्दर ग्रो करती रहती है और एक यंग हाइड्रा की फॉर्मेशन करवाती है। और जब तक कि ये यंग हाइड्रा फुली डेवलप नहीं कर जाता तब तक ये पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच रहता है, और जब ये फुली डेवलप कर जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नए हाइड्रा की फॉर्मेशन करवाता है। तो इस तरह से हाइड्रा और ईस्ट के अंदर बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन की, कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, पेरेंट की बॉडी के अंदर या फिर पेरेंट की बॉडी के ऊपर एक स्मॉल प्रोपग्यूल्स बनते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, और वो स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करवाते हैं। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जनरली हमें एल्गी और फंजाई में देखने को मिलता है। मेनली 5 तरह के स्पोर्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला स्पोर जो होता है उसको हम जू स्पोर बोलते हैं। ये जू स्पोर जो है वो जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है, और जो जू स्पोर होते हैं वो मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये नेकेड होते हैं, मीन्स इनके अराउंड कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। दूसरे टाइप के जो स्पोर होते हैं उनको हम स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। ये जो स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, और ये स्पोरेंजियो 4 के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, मीन्स स्पोरेंजियो 4 के अंदर इनकी फॉर्मेशन होती है। और जब ये स्पोरेंजियो 4 फटता है, बर्स्ट होता है, तो इसमें से बहुत सारे स्पोरेंजियो स्पोर्स जो हैं वो निकल कर जाते हैं, और जहाँ पर भी ये गिरकर जर्मिनेट करते हैं वहाँ पर एक नए हाइफा की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तीसरे टाइप के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम क्लमाइडो स्पोर बोलते हैं। ये क्लमाइडो स्पोर जो होते हैं एक रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। इनके अराउंड जो है एक थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, जिसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी परसिस्ट कर जाते हैं। चौथे टाइप के जो स्पोर होते हैं उनको हम ओइडिया बोलते हैं। ओइडिया क्या होता है, जब कभी फंगल हाइफा जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो हर एक टुकड़ा जो है एक स्पोर की फॉर्मेशन करवा देता है, और हर टुकड़े को, हर स्पोर को हम ओइडिया बोलते हैं।
इसके बाद जो पांचवा स्पोर होता है वो कोनिडिया होता है। कोनिडिया जो होता है उसकी फॉर्मेशन कोनिडियोफोर के ऊपर होती है। कोनिडिया जो होते हैं वो चेन की फॉर्म में बनते हैं और ये भी इमोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि एक्सोजीनियसली फॉर्म्ड होते हैं। एक्सोजीनियसली का मतलब होता है बॉडी के बाहर और एंडोजीनियसली का मतलब होता है बॉडी के अंदर। जैसे इस जो स्पोर्स होते हैं ये एंडोजीनियसली बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर भी एंडोजीनियसली बन रहे हैं, जबकि ओइडिया, कोनिडिया ये सारे क्या होते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो किस तरह से होता है। ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में पाया जाता है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है कि नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। मीन्स पेरेंट प्लांट के ही किसी वेजिटेटिव पार्ट से जब नए प्लांट की फॉर्मेशन करवाई जाती है तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेनली दो टाइप का होता है, एक को हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन नेचुरली होता है तो उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं, लेकिन अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो मैन मेड होता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट द्वारा करवाया जाता है, तो उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, जिसमें क्या करा जाता है, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से लाइक स्टेम से, रूट से, लीफ से, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करवाई जाती है तो उसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली जिन प्लांट के अंदर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि रूट के थ्रू, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, जिसके लिए हमने एग्जांपल लिया है स्वीट पोटैटो का, वाइल्ड यैम का या फिर डहलिया का। डहलिया में भी मॉडिफाइड जो रूट होती है उसके थ्रू ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्वीट पोटैटो के ऊपर क्या होता है, जब आप स्वीट पोटैटो को ले जाकर मिट्टी में दबाते हैं तो स्वीट पोटैटो के ऊपर कुछ बड फॉर्मेशन होने लगती है, एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन होने लगती है और हर बड से क्या निकल रहा होता है, कुछ लीफी रीजन, कुछ शूट रीजन निकल रहा होता है और कुछ रूटी रीजन निकल रहा होता है। तो जो हर एडवेंटिशियस बड होती है उसका जो शूट वाला रीजन होता है उसको हम स्लिप बोलते हैं और इसके अंदर जो रूट होती हैं वो एडवेंटिशियस रूट हमें देखने को मिलती हैं और हर स्लिप से एक प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट कुछ प्लांट के अंदर हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। पहले हम बताएंगे कि जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है वो क्या होती है। कई बार स्टेम का कुछ रीजन जो है वो मिट्टी के अंदर रह जाता है और वो मिट्टी के अंदर ही मॉडिफाई हो जाता है, तब हम उस स्टेम के रीजन को अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। मीन्स स्टेम का वो रीजन जो मॉडिफाई हो गया है, चेंज हो गया है, उसको हम मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। वो सकर की फॉर्म में हो सकती है, राइजोम की फॉर्म में हो सकती है, कॉर्म की फॉर्म में हो सकती है, बल्ब की फॉर्म में हो सकती है या फिर ट्यूबर की फॉर्म में हो सकती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सकर के थ्रू, मीन्स जहाँ पर जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है वो एज ए सकर होती है और सकर के थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। इसका एग्जाम्पल मिंट है। सकर जो होती है वो अंडरग्राउंड ही, मतलब अंदर ही अंदर, ज़मीन के अंदर ही अंदर ये इलोंगेट करती रहती है, ग्रो करती रहती है और कई बार क्या होता है वो जो सकर है इन द फॉर्म ऑफ प्लांटलेट बाहर निकल जाती है, मिट्टी के बाहर निकल जाती है और ग्रो करके एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करवा देती है। ऐसा हमें मिंट में देखने को मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो राइजोम के थ्रू ग्रो करते हैं, राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। जनरली जो टर्मरिक होती है या फिर जो जिंजर होता है, जिंजर के अंदर क्या होता है, राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें कॉर्म जो है एज ए अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है, लाइक बनाना। बनाना में क्या होता है, ये कॉर्म जो है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है। जब कभी फेवरेबल कंडीशन आती है तो आपने देखा होगा कि जो बनाना का पेड़ होता है, बनाना के आसपास छोटे छोटे बहुत सारे बनाना के जो छोटे छोटे से प्लांटलेट्स हैं वो निकल जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो कॉर्म होता है ये बहुत ही कंडेंस्ड स्टेम होती है और ये ज़मीन के अंदर अंदर ग्रो कर रही होती है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बाहर निकल जाती है और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करवा देती है। तो बनाना में जो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है उसको हम कॉर्म बोलते हैं और बनाना में कॉर्म के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है।
कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी मॉडिफाइड स्टेम को हम बल्ब बोलते हैं, लाइक गार्लिक और ऑनियन। इनकी मॉडिफाइड स्टेम को, गार्लिक और ऑनियन को ले जाकर अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उनसे भी नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें मॉडिफाइड स्टेम जो होती है वो ट्यूबर होती है, लाइक एग्जांपल है इसका पोटैटो। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो को अगर आप देखें तो पोटैटो के ऊपर आइस प्रेजेंट होती है और हर आई से एक प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर आप आई के साथ उसका कुछ पार्ट जो है वो ट्यूबर का ले जाएं और उसको ले जाकर मिट्टी में हम दबा दें तो मिट्टी में दबाने के बाद हम देखेंगे कि हर आई से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे तीसरी टाइप की कि क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम कौन सी स्टेम होती हैं, जो ज़मीन के साथ रेंग के चलती हैं, उन स्टेम को हम क्रीपिंग स्टेम बोलते हैं। बेसिकली 3 तरह की क्रीपिंग स्टेम हमें देखने को मिलती हैं। एक को हम रनर बोलते हैं, दूसरी को हम स्टॉलन बोलते हैं और तीसरी जो क्रीपिंग स्टेम होती है उसको हम ऑफसेट बोलते हैं। रनर क्या होती हैं, जो ज़मीन के साथ साथ रेंग के चलती हैं और इनमें क्या होते हैं, इस तरह से नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये रनर है क्रीपिंग स्टेम, यहाँ पर ये नोड है और नोड के बीच का जो रीजन होता है इसको हम इंटर नोड बोलते हैं। तो हर नोड से क्या होता है, एक एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन होती है और हर बड जो है वो एक प्लांट की फॉर्मेशन करवा देती है। तो इस तरह से रनर जो होती है, रनर का एग्जांपल दूब ग्रास है। दूब ग्रास में हमें इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। दूसरी जो क्रीपिंग स्टेम होती है उनको हम स्टॉलन बोलते हैं। ये स्टॉलन जो होती हैं वो आर्क रनर होती है, मीन्स एक तरह की रनर ही होती हैं, लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो ये उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाती हैं। तो ऐसी रनर जो क्या करती हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाती हैं, उन रनर को हम स्टॉलन बोलते हैं। और तीसरी टाइप की जो क्रीपिंग स्टेम होती है उनको हम ऑफसेट बोलते हैं। ये ऑफसेट जो है वो सिंगल इंटरनोड रनर होती है, मीन्स ऐसी रनर होती हैं जिनके पास केवल एक सिंगल इंटरनोड होता है, मीन्स दोनों साइड में नोड होता है और यहाँ बीच में पूरा रीजन जो होता है वो एक सिंगल इंटरनोड का होता है। इसका एग्जाम्पल वाटर लेट्यूस है, मीन्स वाटर लेट्यूस के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो ऑफसेट के थ्रू होता है। दूब ग्रास के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो रनर के थ्रू होता है। तीसरा टाइप का जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसको हम वो एरियल स्टेम के थ्रू होता है। मीन्स अगर हम कैक्टस में देखें, कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस में अगर कैक्टस जो होती है वो एक एरियल स्टेम होती है, पूरी आपको ग्रीन नजर आती है स्टेम। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कैक्टस का अगर कोई छोटा सा टुकड़ा गिर जाए कहीं पर टूट के, तो उस टुकड़े से भी क्या होता है, एक नई प्लांट की, एक नए कैक्टस की फॉर्मेशन हो जाती है। चौथा जो इसमें होता है उसको, पांचवा जो टाइप है उसको हम लीव्स बोलते हैं कि लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, लाइक ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है, इस तरह से जैसे लीफ होती है तो लीफ के नोचेस पर इस जगह पे क्या होता है, एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन होती है और ये एडवेंटिशियस बड जो होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है और हर एक एडवेंटिशियस बड से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा बल्बिल के थ्रू कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लैशी बड की फॉर्मेशन होती है, मीन्स फॉलिएज लीफ होती हैं, फॉलिएज लीफ के किनारे पर फ्लैशी बड फॉर्म्ड होती है और वो फ्लैशी बड जब टूट के गिर जाती है तो हर फ्लैशी बड से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ये जनरली लिली के अंदर और पाइनएप्पल के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो किस तरह से होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन को मैन मेड वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जनरली हॉर्टिकल्चरिस्ट द्वारा बनाया गया एक मेथड है जो कि मेनली कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेनली 5 टाइप से करा जा सकता है, मीन्स 5 तरह से करा जा सकता है। पहला जो मेथड होता है उसको हम कटिंग बोलते हैं। कटिंग जनरली जो है वो स्टेम कटिंग के थ्रू भी करी जा सकती है और या फिर रूट कटिंग के थ्रू भी हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं लाइक टमेरिंड। टमेरिंड में क्या करा जाता है, रूट कटिंग का यूज़ करा जाता है नए प्लांट को बनाने के लिए। जबकि जो रोज़ होता है, शुगर केन होता है, शुगर केन के अंदर, रोज़ के अंदर स्टेम कटिंग का यूज़ करते हैं न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करवाने के लिए। इसमें 20 से 30 सेंटीमीटर का एक स्टेम कटिंग लेते हैं और उसे ले जाकर मिट्टी में ग्रो कर देते हैं और उससे क्या होता है, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है।
अब हम बात करेंगे लेयरिंग की कि लेयरिंग क्या होती है। लेयरिंग बेसिकली दो टाइप से होती है, एक को हम माउंट लेयरिंग बोलते हैं और दूसरी को हम एयर लेयरिंग या फिर गुटी बोलते हैं। माउंट लेयरिंग मेनली ग्रेप वाइन में और स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलती है, जबकि जो एयर लेयरिंग होती है वो लीची में, पोमेग्रेनेट में या फिर ऑरेंज में होती है। माउंट लेयरिंग में क्या करा जाता है, जनरली उन ट्रीज में होती है जिनकी लोअर ब्रांच को इजीली बेंड करा जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, ट्री की जो लोअर ब्रांच होती है उसको बेंड करते हैं और बेंड करने के बाद उसको इंजर्ट करा जाता है। मीन्स पहले हम इसको डीफोलिएट करते हैं, पार्शली डीफोलिएट करते हैं। डीफोलिएशन का मतलब होता है उस पर से पत्तियों को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद फिर इसे इंजर्ट करते हैं और इंजर्ट करने के बाद इसे मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देते हैं और 20 से 25 दिनों के लिए इसे छोड़ देते हैं। आफ्टर 20 to 25 डेज जब हम इसे ओपन करते हैं तो हम देखते हैं इस रीजन से एडवेंटिशियस रूट की डेवलपमेंट होने लगती है, इस रीजन पर एडवेंटिशियस रूट बनने लगती हैं और फिर इस पोर्शन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह मिट्टी में लगाया जाता है और इससे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से माउंट लेयरिंग करी जाती है। और एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, एयर लेयरिंग मेनली उन प्लांट्स में होती है जिनकी लोअर ब्रांच को ईजिली बेंड नहीं करा जा सकता, इसलिए उन प्लांट में क्या करते हैं, एयर में ही लेयरिंग करते हैं। मीन्स ऊपर ही किसी ब्रांच को सेलेक्ट करके उस ब्रांच को डीफोलिएट करते हैं। पहले डीफोलिएट करने के बाद उस ब्रांच को इंजर्ड करते हैं। इंजर्ड करने के बाद फिर उसे एक ग्राफ्टिंग क्ले से कवर्ड कर देते हैं और ऊपर से पॉली बैग से कवर करके थ्रेड की हेल्प से बांध देते हैं और 20 से 25 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और आफ्टर 20 to 25 डेज जब हम इसे ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से एडवेंटिशियस रूट की फॉर डेवलपमेंट होने लगती है और फिर इस रीजन को ले जाकर कहीं दूसरी जगह मिट्टी में लगा देते हैं और इससे नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होती है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है जिसमें दो अलग अलग प्लांट को इस तरह से जोड़ा जाता है कि वो एक्ट करते हैं, कि वो ग्रो करते हैं एज ए सिंगल प्लांट। इसमें जनरली दो प्लांट जो हम लेते हैं, एक प्लांट का हम नीचे वाला रीजन लेते हैं जिसको हम स्टॉक बोलते हैं और दूसरे प्लांट का हम ऊपर वाला रीजन लेते हैं जिसको हम सीजन बोलते हैं। स्टॉक जो होता है वो रूट सपोर्टिंग पोर्शन होता है और सीजन जो होता है वो शूट सपोर्टिंग पोर्शन होता है। स्टॉक मेनली वाइल्ड प्लांट का लिया जाता है क्योंकि जो वाइल्ड प्लांट होते हैं उनके अंदर अच्छी रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट होती है, जबकि जो सीजन होता है वो हमेशा गुड कैरेक्टर वाले प्लांट से लिया जाता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ, जैसे कि देसी मैंगो के ऊपर दशहरी मैंगो को ग्राफ्ट किया जाता है। देसी मैंगो जो होता है उसका ट्री जो है वो बहुत बड़े साइज़ का होता है लेकिन मैंगो का साइज़ बहुत छोटा होता है, जबकि जो दशहरी मैंगो होते हैं उनके ट्री को अगर हम देखें तो मैंगो का साइज़ बहुत बड़ा होता है लेकिन ट्री का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जो स्टॉक लेते हैं हम वो देसी मैंगो का लेते हैं क्योंकि उसका ट्री का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। ट्री का बड़ा साइज़ होने का मतलब ये है कि उनके अंदर अच्छी रेजिस्टेंस पावर प्रेजेंट होती है और वो वाइल्ड होता है। इसलिए हम स्टॉक के लिए हमेशा वाइल्ड प्लांट को चूज़ करते हैं, वाइल्ड कैरेक्टर को चूज़ करते हैं। तो हम वाइल्ड का तो स्टॉक लेते हैं और अच्छे कैरेक्टर वाले का सीजन लेके और दोनों को इस तरह से जोड़ देते हैं कि वो ग्रो करते हैं एज ए सिंगल प्लांट। अब हम बात करेंगे बड ग्राफ्टिंग की कि बड ग्राफ्टिंग क्या होती है। बड ग्राफ्टिंग जनरली एक तरह की ग्राफ्टिंग ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सीज़न होता है वो इन दी फॉर्म ऑफ बड होता है, कि एक बड की फॉर्म में सीज़न होता है जो कि एक गुड कैरेक्टर वाले प्लांट से लिया जाता है, गुड कैरेक्टर वाले ट्री से लिया जाता है। और जो स्टॉक होता है वो हमेशा वाइल्ड कैरेक्टर का होता है। मीन्स वाइल्ड कैरेक्टर का स्टॉक लेते हैं और उसके अंदर एक टी शेप की इंसिजन बनाते हैं जो कि वस्कुलर कैम्बियम तक इसको हम बनाते हैं, वस्कुलर कैम्बियम को टच करता हुआ बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर एक बड जो कि एक्ट करती है यहाँ पर एज ए सीजन, उस बड को ले जाकर हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। जो हम बड लेते हैं, बड के साथ हम कुछ पोर्शन जो है वो बार्क का भी लेते हैं और फिर इसको ले जाकर इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इस टी शेप इंसिजन में इंसर्ट करने के बाद फिर हम इसको बैंडेज की हेल्प से बाइंड कर देते हैं, बैंडेज की हेल्प से इसे चारों ओर से बांध देते हैं और इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं।
आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो हम देखते हैं ये बर्ड जो है वो ग्रो करने लग जाती है और एक इंडिविजुअल प्लांट की फॉर्मेशन करवाती है। इस तरह से बर्ड ग्राफ्टिंग होती है जो जनरली रोज़ में और एप्पल में हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। पहले आप इसे नोट कर लो, फिर हम टिश्यू कल्चर के बारे में डिटेल में बताएंगे। एक ऐसा वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें या तो किसी सेल को या फिर किसी टिश्यू को या किसी ऑर्गन को एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर इन विट्रो कल्चर करा जाता है, उस मेथड को हम टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं। इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में जब हम किसी सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में कल्चर करते हैं तो सबसे पहले एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है जिसे हम कैलस बोलते हैं, और बाद में ये कैलस जो है वो डिफ्रेंशिएट होके नंबर ऑफ प्लांटलेट की फॉर्मेशन करवाता है और फिर हर प्लांटलेट को एक सेपरेट पॉट में ट्रांसफ़र करके उसे नर्सरी में रख दिया जाता है। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक एक सिंगल सेल से बहुत सारे प्लांटलेट की फॉर्मेशन करवाई जाती है। टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो बेस्ट मेथड होती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, क्योंकि इससे जो प्लांट बनते हैं वो वायरस फ्री होते हैं, बैक्टीरिया फ्री होते हैं, मींस उसमें किसी भी तरह की कोई डिजीज़ नहीं होती। और ये एक रैपिड मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का, मींस एक सिंगल सेल से काफ़ी सारे प्लांट जो है वो कम समय में बनाए जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।